नमस्कार। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को समझने के द्वितीय चरण में अब हम देखते हैं कि गांधी ने आधुनिक आर्थिक सिद्धांत की किस प्रकार से व्याख्या की है या उसको किस प्रकार से देखा है, जिसका विकल्प उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के रूप में या संरक्षकता के सिद्धांत के रूप में अभिव्यक्त किया था। आधुनिक आर्थिक सिद्धांत की गांधी ने भरपूर आलोचना की है। उनका ये मानना है कि समाज में विकृत जीवन मूल्य, विकृत आवश्यकताएं और विकृत टेक्निक या प्रौद्योगिकी और साथ ही साथ विकृत अनुबंधन जो है उसका कुप्रभाव, भोगवाद एक प्रकार से महानता का सूचक बन गया है, बहुत गरिमा का सूचक बन गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समाज के पतन के संकेत हैं और गांधी इसलिए मानते हैं कि इन सारी विकृतियों का निदान अंततः सिर्फ ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से हो सकता है। ये विकृत जो स्वरूप हैं आर्थिक व्यवस्था के, इसमें गांधी ये मानते हैं कि वर्तमान जो आधुनिक आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक सिद्धांत हैं, ये आर्थिक मानव की अवधारणा से संबंधित हैं। इन आर्थिक सिद्धांतों ने, आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों ने मनुष्य को भी एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह से, एक आर्थिक इकाई के रूप में प्रतिपादित कर दिया है, जो अपने आप में बहुत संगीन है, बहुत चिंता उत्पन्न करने वाला एक कॉन्सेप्ट है। गांधी ये मानते हैं कि वो अर्थशास्त्र गलत है जो मानव के नैतिक मूल्यों का सम्मान नहीं करता या नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करता है, उसे सिर्फ पैसे या वित्त से जोड़कर देखता है। आधुनिक आर्थिक सिद्धांत इसी दिशा में अग्रसर हो रहा है। इसी प्रकार गांधी ये मानते हैं कि आधुनिक जो आर्थिक सिद्धांत है ये नियतिवादी है। नियतिवादी होने का मतलब है कि शोषण और जो विषमता है वो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष या किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। और अगर ऐसा मान लिया जाता है तो मानवीय पुरुषार्थ का उसमें किसी प्रकार का स्थान नहीं रहेगा, इसलिए गांधी इसका समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं ये सरासर गलत है। ऐसा कोई भी सिद्धांत, ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो किसी विकार को नैसर्गिक मान लेती है, इसका मतलब कि उसमें सुधार के लिए, मानवीय पुरुषार्थ के लिए किसी प्रकार का कोई स्थान या किसी भी प्रकार का कोई दर्जा नहीं है, जिसे गांधी किसी रूप में स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार मानवीय पुरुषार्थ हमेशा श्रेष्ठता के स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य है। और ये आधुनिक आर्थिक सिद्धांत जो हैं वो मानवीय पुरुषार्थ की संभावना को नकारते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये आर्थिक विषमता नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। तो ये जो नियतिवादी सिद्धांत है, आधुनिक आर्थिक सिद्धांत, वो गांधी को स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आधुनिक आर्थिक नीति जो है गांधी के अनुसार ये आवश्यकता पर आधारित है, जीवन पर आधारित नहीं है, आवश्यकता पर आधारित है। और आवश्यकताएं सीमित नहीं है, और ये असीमित आवश्यकताएं असीमित संपत्ति अर्जन और उसके संग्रह की तरफ अग्रसर करती हैं, जो मानव समाज में अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, अनेक प्रकार के विकृत और भ्रष्ट दोष जो एक प्रकार से भोगवाद की तरफ अग्रसर होते हैं, उनका मुख्य कारण और आधार बनता है। इसी प्रकार गांधी ये मानते हैं कि आधुनिक विकास की जो संकल्पना है ये बहुत गलत है, दूषित है। प्रकृति का दोहन करना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, अनावश्यक पूंजी का संग्रहण करना, उनको यंत्रों के माध्यम से उस पूंजी को मल्टीप्लाई करना, यंत्रों के माध्यम से उसको निरंतर बढ़ाते रहना, मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन प्रक्रिया को विकसित करना, ये ऐसे दोष हैं जो आधुनिक विकास के नाम पर एक बहुत बड़ा आर्थिक कहना चाहिए विकार समाज को प्रदान करता है।
ये आधुनिक विकास का अर्थ गांधी ने जिस रूप में ये आर्थिक सिद्धांत लगाते हैं उससे बिल्कुल विपरीत दिया है। जैसा हमने गांधी के आर्थिक सिद्धांतों के अध्ययन के क्रम में कहीं ये एक आभास दिया था कि गांधी ये मानते हैं कि इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं सभी की आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता इस वसुंधरा में है। ये पृथ्वी, ये धरती पोषण कर सकती है, सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता इसमें है, लेकिन एक भी व्यक्ति का लालच पूरा करने की क्षमता इस पृथ्वी में, इस धरती में नहीं है। ये एक प्रकार की मनोदशा है और इसी मनोदशा से एक संतुलित और व्यवस्थित आर्थिक और सामाजिक आधार तैयार होता है। गांधी ये मानते हैं कि आधुनिक विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का जिस प्रकार से दोहन और शोषण किया जा रहा है, अनियंत्रित अबाध रूप में पूंजी का संग्रह किया जा रहा है, एक पूंजी प्राप्त करके और फिर मशीनों के माध्यम से उसको अनावश्यक बढ़ाने की चेष्टाएं की जा रही हैं। इस क्रम में अनेक प्रकार की अतिरिक्त समस्याएं मिलकर समाज और अर्थव्यवस्था को पतन की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही हैं। इसी प्रकार गांधी ये भी मानते हैं कि ये जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है ये पूरी तरह से हिंसा के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए मानवीय नहीं है, अमानवीय। हिंसा पर आधारित होने के कारण भी गांधी इसको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। और एक मुख्य विचार इस संदर्भ में गांधी का ये भी है कि उत्पादन के साधन और अन्य संपत्ति पर असंतुलित स्वामित्व है। उत्पादन और वितरण के साथ की जो प्रक्रिया है उसमें एक बहुत बड़ा असंतुलन है। जो उत्पादन की क्रिया में अपना अधिकतम श्रम निवेश करते हैं, वितरण की प्रणाली में उन्हें लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। बहुत कम अंश उन तक पहुंच पाता है, उनका जो ड्यू है, जितना उनका बनता है उससे भी बहुत कम उन्हें प्रदान किया जाता है। इसलिए गांधी ये मानते हैं कि ये जो आधुनिक आर्थिक सिद्धांत हैं ये व्यवहारिक रूप में आर्थिक सिद्धांत कम है, बल्कि ये सिद्धांत ऐसे हैं जो एक प्रकार से स्वार्थ पूरित हैं, अमानवीय हैं और मात्र वित्तीय नज़रिए से व्यवस्थाओं को या व्यक्तियों को समझने का एक बहुत गलत प्रयास है। इसलिए गांधी इस व्यवस्था का समर्थन नहीं करते। वो ये मानते हैं कि इससे ज़्यादा बेहतर तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, जो दार्शनिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, नैतिक आधार पर, सामाजिक और राजनीतिक आधार पर किसी न किसी रूप में सकारात्मकता या श्रेष्ठता की तरफ अग्रसर करता है। दार्शनिक आधार पर भी गांधी ये मानते हैं कि ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो ये स्वीकार करता है कि समस्त संपत्ति ईश्वर की है, इसलिए व्यक्ति मात्र उसका संरक्षक है, उसका स्वामी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति उसकी है ही नहीं। मूलतः संपत्ति का मालिक जो है वो ईश्वर है। सृष्टि में संपूर्ण संपत्ति का स्वामी ईश्वर है, इसलिए व्यक्ति तो मात्र उसका संरक्षक है, उसका मालिक नहीं है। इसी प्रकार गांधी ये भी मानते हैं कि संपत्ति रखने का लक्ष्य संग्रह या परिग्रह वृत्ति को संतुष्ट करना ही नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का विकास करना भी होता है। व्यक्तित्व विकास की मूल आवश्यकता व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, तो संपत्ति रखने का लक्ष्य सिर्फ संग्रह वृत्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्तित्व का विकास करना भी। और अगर व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया से संपत्ति को जोड़ा जाता है तो स्वतः ही कम से कम संपत्ति या अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित संपत्ति रखकर बाकी के परित्याग का एक भाव जो है वो इसमें उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार गांधी ये मानते हैं कि दार्शनिक रूप में व्यक्ति अपनी शारीरिक और बौद्धिक शक्तियाँ जो उसके पास हैं, जो गुण हैं, वो भी ईश्वर और समाज से प्राप्त करता है। इसलिए जो गुण और जो श्रेष्ठता मनुष्य ईश्वर और समाज से गुण के रूप में प्राप्त कर रहा है,
वो उन गुणों का भी वस्तुतः मालिक नहीं है, बल्कि वो उनका भी संरक्षक है। तो इसलिए जो बिल्कुल निर्जीव रूप में प्राप्त होने वाली संपत्ति, धन आदि हैं, उनका भी वो स्वामी नहीं हो सकता, बल्कि वो उनका संरक्षक ही बन सकता है। और फिर गांधी ये भी मानते हैं कि व्यक्ति के अस्तित्व का मुख्य प्रयोजन, मुख्य उद्देश्य धन संग्रह या धन संपत्ति नहीं है, बल्कि अपना आध्यात्मिक विकास करना है। और आध्यात्मिक विकास की इस नीति रीति में, प्रक्रिया में जो मुख्य सहायक कारक है वो संरक्षकता और न्यासिता का सिद्धांत है। धन संग्रह या व्यक्तिगत स्वामित्व बिल्कुल नहीं है। अब हम और विस्तार से ये देखना चाहेंगे कि वास्तव में ये संरक्षकता का सिद्धांत किस प्रकार से व्यवस्थित क्रम में स्थापित किया जा सकता है। गांधी ये मानते हैं कि उसका पहला और सटीक स्तर है कि संपत्तिधारियों और पूंजीपतियों के अंतःकरण को जागृत करके, अंतःकरण को प्रभावित करके और उन्हें स्वैच्छिक रूप से अपनी अतिरिक्त निजी संपत्ति के परित्याग के लिए प्रेरित करना, उनमें नैतिकता के आधार पर इस प्रकार के भाव जागृत किए जाएं, उनकी मनोदशा को इस प्रकार से शिक्षित किया जाए, उनके विचारों को इस प्रकार से सृजित किया जाए कि ये संपत्तिधारी और पूंजीपति अंतःकरण की जागृत अवस्था के आधार पर अपनी अतिरिक्त संपत्ति का स्वयं ही परित्याग कर दें। दूसरा, अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बड़ा देखने में, सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन हो सकता है कि इसकी प्रैक्टिस बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन संरक्षकता के फेवर में या पक्ष में इस संबंध में किसी प्रकार का हताश होने की या उदासीन रहने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर और बार बार प्रयत्न और प्रयास जारी रखे जाए। दूसरी बात कि समुदाय असहयोग और सत्याग्रह के साधनों से भी उनको इस प्रकार के परित्याग के लिए बाध्य कर सकता है। देखिए, पहला तो जो स्तर है वो है कि नैतिक रूप में उन्हें त्याग के लिए प्रेरित करना, नैतिक बल का प्रयोग करना, नैतिक रूप से उन्हें प्रेरित करना, प्रेरणा देना। अगर उससे काम नहीं बनता या वो संपत्तिशाली लोग जो हैं वो अपनी संपत्ति का परित्याग नहीं करते, तो दूसरे स्तर पर फिर उन्हें समुदाय जो है, समाज जो है, वो असहयोग और सत्याग्रह के अहिंसक साधनों के द्वारा इस निजी संपत्ति के अतिरिक्त निजी संपत्ति के परित्याग के लिए बाध्य कर दे। इसमें अहिंसात्मक असहयोग के समस्त साधन समाहित है। तो पहला प्रयास है नैतिक रूप से प्रेरित करने का, उनके अंतःकरण को जागृत करने का। दूसरा प्रयास है कि उन्हें असहयोगात्मक, अहिंसात्मक साधनों के द्वारा, सत्याग्रह आदि के द्वारा निजी संपत्ति के परित्याग के लिए बाध्य किया जाए। तीसरा स्तर है, यदि पहला और दूसरा दोनों चरण सफल नहीं होते, प्रेरणा का भी प्रभाव नहीं होता, और यदि उन्हें असहयोग और अहिंसात्मक साधनों से भी प्रेरित बाध्य करने का प्रयास जो है वो सफल नहीं होता, तो यदि ये दोनों चरण सफल नहीं होते तो अनिवार्य बुराई के रूप में राज्य की भौतिक शक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। 3 स्तर हो गए। पहला स्तर है स्वतः प्रेरणा के आधार पर उनके अंतःकरण को जागरूक करना। दूसरा स्तर हो गया अहिंसात्मक साधनों के द्वारा उनको निजी संपत्ति के परित्याग के लिए बाध्य कर देना। और अगर पहला दूसरा दोनों सफल ना हो तो एक अनिवार्य बुराई के रूप में राज्य की शक्ति का बल प्रयोग करके भी निजी संपत्ति को हस्तगत कर लेना चाहिए। संपत्ति का राज्य के हाथों में स्वामित्व अनियंत्रित निजी स्वामित्व से बेहतर हो सकता है, ऐसा गांधी उल्लेख करते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों ही प्रयास जो हैं वो हिंसा पर आधारित हैं, इसलिए
ये स्थिति भी आपत्तिजनक है। गांधी ये मानते हैं कि यदि राज्य हिंसा के माध्यम से पूंजीवाद का दमन करता है तो वो स्वयं हिंसा के जाल में फंस जाएगा, और यदि किसी भी समय अहिंसा का विकास नहीं कर पाएगा तो उस स्थिति में राज्य जो है वो स्वयं संगठित और असंगठित रूप से हिंसा का प्रतीक ही बन जाएगा। तो इसलिए गांधी ये मानते हैं कि व्यक्ति में क्योंकि आत्मा होती है, राज्य में कोई आत्मा नहीं है। राज्य तो आत्मा विहीन यंत्र के समान है, उसे कभी भी हिंसा से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य का अस्तित्व ही हिंसा पर आधारित है। इसलिए गांधी न्यासिता के सिद्धांत को वरीयता देते हैं, और न्यासिता के सिद्धांत में भी हिंसा के तत्व को समाहित करने से या शामिल करने से रोकने के लिए उनकी मान्यता है दृढ़ रूप में कि जो पहले दो उपाय हैं, एक तो प्रेरित करना, नैतिक रूप से उन्हें जो आत्मबल है, अंतःकरण है, उसे जागृत करके प्रेरित करना, या फिर अहिंसात्मक साधनों के द्वारा उनको बाध्य करना। इन दो साधनों से ही यथासंभव जो निजी संपत्ति के नियंत्रण का प्रयास है उसे सफल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार गांधी ने एक बहुत व्यापक रूप में इस न्यास सिद्धांत की व्याख्या और इसकी अभिव्यक्ति दी है, और एक प्रकार से समस्त प्रकार के आर्थिक विकारों को दूर करने का एक बहुत सटीक और बहुत व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में गांधी इसे मान्यता प्रदान करते हैं। अब यदि हम बहुत मोटे रूप में न्यासिता के सिद्धांत का मूल्यांकन करें तो इसमें हमें कुछ बातें सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ती हैं। पहली बात तो ये है कि अभी तक हमने जो संरक्षकता के सिद्धांत का अध्ययन किया, इसके विभिन्न पहलुओं और आयामों पर विचार किया, तो किसी भी आयाम पर ऐसा नहीं लगता कि ये सिद्धांत गलत है या दोषयुक्त है। लेकिन इस सिद्धांत की व्यवहारिकता जो है वो संदिग्ध है। आकर्षक जरूर है, वांछनीय भी लगता है, उपयोगी और सही भी लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये किस प्रकार से लागू हो पाएगा या इसको स्वीकार किया जा सकेगा, इसकी व्यवहारिकता पर बहुत बड़ा संदेह है। क्योंकि संपत्ति के प्रति जो मोह है, ये मोह इतना व्यापक है कि सामान्य रूप में इन आत्मबल के प्रयासों से इसमें किसी प्रकार की सफलता प्राप्त करना या इस मोह से मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं लगता। क्योंकि संपत्ति का मोह एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है, और इस नैसर्गिक प्रवृत्ति से व्यक्ति कैसे और कितने समय में अपने आप को मुक्त कर पाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। एक और जो बात हमें दिखाई पड़ती है वो ये है कि ये जो न्यासिता या संरक्षकता का सिद्धांत है, यह आदर्श है, श्रेष्ठ है, लेकिन अकल्पनीय है। अभी तक इस प्रकार का समाज की व्यवस्था के सिद्धांत के रूप में, आर्थिक व्यवस्था के सिद्धांत के रूप में इतना व्यापक आधार पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाना व्यवहारतः दृष्टिगोचर नहीं होता। इसलिए सामान्यतः ये माना जाता है कि गांधी का ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत श्रेष्ठ और आदर्श होने के बावजूद भी एक प्रकार से अकल्पनीय लगता है, व्यवहारिक नहीं लगता। इसकी जो सफलता है वो संदिग्ध दिखाई पड़ती है। धन्यवाद।